नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा जो है वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। ये मुद्दा आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है तो बात करें तो अभी मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है इसने अपने 100 दिन पूरे किए हैं और ये 100 डेज पूरे करने के अवसर पर देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सरकार के कार्यों का जो लेखा जोखा है उसे प्रस्तुत किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कई सारे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। इन मुद्दों में भी एक मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन का। इस पर भी गृह मंत्री ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर गृह मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या राय रखी, कब ये लागू हो सकता है और इससे जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सारे विषय हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये जो मामला है क्यों चर्चा में है। तो पहले ही हमने बात कर लिया कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत जल्द ही एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू कर सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को भारत में लागू किया जाएगा। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के गृह मंत्री ने अमित शाह ने सरकार के जो कार्य हैं, जो लेखा जोखा है उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और इस दौरान कई सारे मुद्दों पर भी बात की। उसी में से एक मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन का। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि आखिर जो अमित शाह हैं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर आखिर कहा क्या, तो देखिए गृह मंत्री ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की योजना है। कहने का मतलब क्या है कि 2024 में मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है वो चुन कर आई है और ये 2029 तक अगर कोई व्यवधान नहीं आता है तो ये सरकार चलनी है। इसी बीच में क्या है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम है, कह सकते हैं ये जो पद्धति है, इसे लागू करने की सरकार की योजना है। शाह ने यह भी कहा कि इसकी तैयारियां चल रही हैं। अगर ये कंप्लीट होता है तो इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या है कि इसे लागू किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपनी स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी कि इसे लागू किया जाना चाहिए। तो इतना तो निश्चित है कि सरकार का जो फोकस है वो इस पर है। दूसरी बात करें तो सरकार ने क्या है कि इसे लागू करने के लिए इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अध्ययन करने के लिए एक कमेटी भी पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं इनकी अध्यक्षता में गठित की थी और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 14 मार्च को राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हें सौंप दी थी। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें कुछ अनुमान भी कमेटी ने व्यक्त किया है। कमेटी का ये कहना है कि एक देश एक चुनाव वर्ष 2029 तक लागू हो सकता है, यानी अगले जो चुनाव हैं तब तक ये लागू हो सकता है। और कमेटी का ये भी सुझाव है कि सभी विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसे लोकसभा चुनाव 2029 तक क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। ये बात कही गई है इस कमेटी के द्वारा। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर ले कि आखिर ये कंसेप्ट है क्या वन नेशन वन इलेक्शन का। तो देखिए अपने देश में क्या है कि सामान्य तौर पे क्या है कि जो विधानसभा और लोकसभा है इनके चुनाव अलग अलग समयों पर होते हैं और इस कारण से क्या होता है कि पूरे देश में अगर देखें तो चुनाव से संबंधित जो कार्य हैं वो सालों भर चलते हैं। इसके कारण क्या है कि जो सरकार है, जो देश है, उसके कई सारे संसाधनों की कह सकते हैं बर्बादी होती है और अव्यवस्था भी, व्यवधान भी देश में देखने को मिलता है। इसी के समाधान के लिए ये कंसेप्ट सरकार लागू करना चाहती है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ये कई सारे देशों में लागू भी है जिसके आधार पर अब भारत सरकार भी इसे लागू करने के लिए तत्पर है। बात कर ले कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और जो विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होंगे। यही क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन है, यानी जो
केंद्र का चुनाव है और अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ जो चुनाव होते हैं, ये सभी चुनाव एक ही समय संपादित होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, ये लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए क्या करेंगे कि एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डाल सकेंगे। यही जो कह सकते हैं कंसेप्ट है, जो पद्धति है, उसे बोला जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ अगर बात कर ले थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अपने यहाँ, क्या इस तरह का पहले भी इस पद्धति को अपनाया गया है। तो देखिए, आज़ादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक ही साथ कराए गए थे, एक ही साथ हुए थे। तो ऐसा नहीं कि अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो कंसेप्ट है ये पहली बार सोचा जा रहा है। इससे पहले क्या आप देखिए 4 वर्षों में क्या है कि इस तरह की पद्धति पर चुनाव कराए जा चुके हैं। लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। अलग अलग कारणों से क्या है कि उन्हें भंग कर दिया गया। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा स्टार्ट हुई थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। तब से ये परंपरा क्या है अपने देश में बंद ही है और अब फिर से एक बार इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन जो कंसेप्ट है इसे लागू कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो कमेटी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। तो अगर कमेटी की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो समिति का जो गठन है कमेटी का, ये वर्ष 2023 में हुआ था, सितंबर माह में, सितंबर 2023 में इसका गठन हुआ था। बात करें कि आखिर इसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था, तो लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर जो पालिकाएं हैं, पंचायत हैं, इनके लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करना और जांच ही नहीं करना, इसके लिए आवश्यक क्या सिफारिश हो सकती है, क्या सुझाव हो सकता है, वो भी क्या करना, प्रस्तुत करना। और इसी के लिए क्या है कि ये जो कमेटी है रामनाथ कोविंद समिति जो कमेटी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसका गठन किया गया है। कमेटी की बात करें तो कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। ये एक बड़ी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं 18,626 पन्नों की है और ये जो रिपोर्ट है ये स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद 191 दिनों की रिसर्च के बाद प्रस्तुत की गई। आप समझ सकते हैं कितनी भारी भरकम रिपोर्ट है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा समिति के जो प्रमुख सदस्य हैं, तो देखिए इसमें 8 सदस्य नामित किए गए थे। पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति देख सकते हैं रामनाथ कोविंद हैं। इनके अलावा एक वकील हरीश साल्वे हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 3 इसमें लीडर शामिल हैं, देश के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। यही नहीं, डीपीए पार्टी के गुलाम नबी इसमें शामिल किए गए हैं और 3 पूर्व अफसर भी कह सकते हैं, ऑफिसर भी इसमें शामिल किए गए हैं। एनके सिंह हैं जो 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं और खास तौर पे संविधान के ज्ञाता भी माने जाते हैं। और फिर इसके अलावा क्या है कि संजय कोठारी हैं जो पूर्व मुख्य सतर्कता जो आयुक्त हैं, इनको शामिल किया गया इस 8 सदस्यों की कमेटी में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो ये पैनल है, जो कमेटी है, आखिर इसके महत्वपूर्ण सुझाव कौन से हैं। तो देखिए सभी राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो अगले चुनाव यानी जो वर्ष 2029, चूंकि 2024 में चुनाव अभी हुए हैं और अगला जो होगा 5 वर्ष बाद यानी 2029 में होगा, तब तक सभी राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनको टाल दिया जाए, सबको ले जाया जाए कहां पर, वर्ष 2029 तक। ये पहला सुझाव है। दूसरी बात कही गई है कि यदि किसी राज्य में किसी को बहुमत नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर क्या है कि बाकी 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। ये भी एक विकल्प दिया गया है।
पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो पहली बात कही गई है कि पहले फेज में जो लोकसभा है, जो विधानसभा है, इनके चुनाव होंगे और इसके दूसरे फेज में 100 दिन बाद क्या है कि स्थानीय जो निकाय होते हैं उनके इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय जो निकाय चुनाव हैं इनके लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है। यही नहीं, कोविड पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए जो जरूरी उपकरण है, जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा बल है, इनकी एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है। क्योंकि आप देखते होंगे कि अपने देश में क्या है कि चुनावों से लेकर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, धांधली को लेकर, दंगों को लेकर, कई सारे कह सकते हैं कि घपलों को लेकर। इस कारण से इस समिति ने ये कहा है कि इसमें क्या है कि जरूरी जो उपकरण है, जैसे अगर बात करें तो इलेक्शन में यूज होने वाली जो वोटिंग मशीन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, या इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे जो संसाधन हैं, खास तौर पे उपकरण को लेकर, इसके बारे में। दूसरी, जनशक्ति, जो मैन पावर इसमें यूज होता है, बड़े स्तर पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनकी पहले से क्या हो कि सुनिश्चितता उपलब्ध करने की इस कमेटी ने सिफारिश की है। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनमें से एक दो को और ले लेते हैं। जैसे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की भी सिफारिश की गई है। कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 83 है, अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 172 है, अनुच्छेद 174 है, अनुच्छेद 356 है। तो इनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया मूल रूप से कि इस कमेटी ने कौन से सुझाव, कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कमेटी है, ये 7 देशों की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर रिसर्च किया है। वहाँ किस तरह की प्रक्रिया लागू है चुनाव से संबंधित, और उसी के आधार पर देखें तो उसका सहयोग लिया है अपनी इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। इसमें अगर बात कर लें कि आखिर कौन कौन से जो देश हैं वहाँ की चुनाव प्रक्रिया पर खास तौर पे जोर दिया गया है, तो देखिए इसमें शामिल है, पहला स्वीडन है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा बेल्जियम है, चौथा दक्षिण अफ्रीका है, पांचवा इंडोनेशिया है, छठा फिलीपींस है और सातवां जापान है। तो इस तरह से क्या है कि एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर इस कमेटी ने खास तौर पे अध्ययन किया है। तो ये रिपोर्ट ऐसे नहीं बना है, इस पर कह सकते हैं गहन स्टडी की गई है। इसमें अगर कोविंद पैनल की माने तो कोविंद पैनल का ये कहना है कि इसके लिए क्या है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, उनका कंपैरेटिवली क्या है कि स्टडी किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है तो इस चुनाव में निष्पक्षता बरता जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके, और इसके लिए सबसे बेहतर जो अंतर्राष्ट्रीय मेथड है, जो प्रथाएं हैं अलग अलग देशों में, उसे अपने देश में लागू किया जा सके। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से देशों की अध्ययन किया गया है इस कमेटी के द्वारा। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मूल बातें भी देखी गई हैं कि आखिर कौन से देश में, जैसे अगर एक देश की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो यहाँ जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो क्या करते हैं तो यहाँ पर नेशनल जो असेंबली होता है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होता है, दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। तो ये अध्ययन किया गया है। इसके अलावा अगर स्वीडन की बात करें तो ये जो देश है ये आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटरों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं अध्ययन किए गए हैं। जैसे जर्मनी और जापान की बात करें तो समिति के सदस्य सुभाष कश्यप जो है, इन्होंने बुंडेस्टाग द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा जो अविश्वास के रचनात्मक वोट के जर्मन मॉडल है उसका समर्थन किया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर खास तौर पे इस समिति ने अध्ययन किया है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी उठती है कि एक देश एक चुनाव से संबंधित जो समिति है, आखिर इसका क्या काम है। तो पहली बात की संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, जो स्थानीय निकाय हैं, जो पंचायत के चुनाव हैं, इसे साथ कराने की संभावना को
तलाश करना। दूसरी बात करें तो इसके लिए जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और जो अन्य नियम है उसमें संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्य के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना भी इस जो कमेटी है इसका काम है। इसके अलावा चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना भी इस कमेटी का वर्क था। इसके अलावा बात करें तो एक साथ चुनाव का जो फ्रेमवर्क है उसे प्रस्तुत करना। अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव देना और इसके साथ ही अन्य जो जरूरी सिफारिशें हैं उन्हें भी प्रस्तुत करना। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह जो चक्र है ये क्या हो, ये ब्रेक ना हो, इसमें व्यवधान न आए, इसके लिए जरूरी सुरक्षा जो उपाय हैं वो क्या किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन की जो सिफारिश है वो भी प्रस्तुत करना इस कमेटी का वर्क था। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के लिए जो ईवीएम है, जो मशीन है और जो वीवीपीएटी है, मैन पावर है और ऐसे जो विभिन्न जरूरतें हैं उनका आकलन करना और फिर पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना। तो ये बहुत सारे जो वर्क हैं वो इस कमेटी के जिम्मे दिए गए थे। अब थोड़ा सा एक कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये कहा जा सकता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसके पॉजिटिव जो आर्गुमेंट है वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए, चुनाव लागत में कमी आएगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बार बार जो चुनाव होते हैं इसमें बहुत सारे जो संसाधन है, जो मैन पावर है, जो पैसा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लगती है, समय लगता है, इसकी जो बर्बादी है उसे रोका जा सकता है। दूसरी बात करें तो अलग अलग चुनावों के कारण लगभग साल भर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति होती है। चुनावी क्षेत्रों में ये लगे रहते हैं, इस कारण से जो सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये क्या है कि ये दो पॉजिटिव हमने इसके आर्गुमेंट देख लिए। इसके अलावा बार बार होने वाले चुनाव के कारण देश में क्या है कि जो जाति है, धर्म है, सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं इनकी चर्चा का सामाजिक व्यवस्था पर लगातार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर एक साथ ही चुनाव हो जाते हैं तो ये जो मुद्दा है इसे समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नई नियुक्ति, स्थानांतरण या पोस्टिंग करने से रोकती है। तो इस तरह की जो समस्या है उसका भी समाधान हो सकता है। और इसके साथ क्या है कि अगर हम बात कर लें कि वन नेशन वन इलेक्शन के निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय चुनावों में राष्ट्रीय हितों के जो मुद्दे हैं वो प्राथमिक रूप से छाए रहते हैं, ये बात सही है। इस कारण से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, तो ये इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यों के चुनाव स्थानीय मुद्दों से संबंधित होते हैं, तो इस तरह से क्या है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। यही नहीं, नियमित चुनाव के कारण सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है। लेकिन अगर ये हो जाए कि अब पूरी तरह से क्या है कि 5 वर्षों के बाद ही क्या है कि चुनाव होगी, तो इस कारण से कह सकते हैं जो सरकारें हैं वो निरंकुश हो सकती हैं। तो ये भी एक निगेटिव इसका पहलू है। इसके अलावा लोकतंत्र में सभी चुनाव एक साथ कराना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। जागरूकता के स्तर पर देखें, संसाधन के स्तर पर देखें, इस व्यवस्था को लागू करने के स्तर पर देखें, तो ये क्या है कि एक चैलेंज है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये बहुत सारे कह सकते हैं कि इस तरह के निगेटिव इम्पैक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित जो कमेटी गठित की गई है वो है क्या, और उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं आज की चर्चा पर एक प्रश्न की। प्रश्न क्या है कि एक देश एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, एक देश एक चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल के अंतराल में लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरा कथन है, मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। तीसरा है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83
अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 99 में संशोधन करना पड़ेगा। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।